वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो दोस्तों आज आपके समक्ष एक नई सीरीज़ लेकर मैं आया हूं। इसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के 10,000 के आसपास अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न वे प्रश्न होंगे जिनकी अत्यधिक संभावना है कि ये आपकी परीक्षाओं में आगे आएंगे ही आएंगे, और ऐसे भी इसमें प्रश्न होंगे कि जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये एक तरह से आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो भी इसके सारे के सारे पार्ट्स देखेगा, 10,000 प्रश्न कम नहीं होते दोस्तों। ये आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे बहुत अच्छा। अगर आप सभी प्रश्नों को नोट करते रहेंगे तो भविष्य में आपके लिए ये आपकी जॉब दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के सोच कर मैं आपके समक्ष इस जो सीरीज़ है इसको लेकर आया हूँ। पार्ट 1 है ये। ठीक है, मैं देखूंगा कितना अच्छा आपका इसमें रिस्पांस रहता है। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा तो इसको कंटिन्यू करूंगा मैं। ठीक है, जल्द से जल्द आपके समक्ष इसकी वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज हम टारगेट रखेंगे इसको लाइक करने के 50। अगर आप इसको 50 लाइक टारगेट कंप्लीट कर देते हैं, जो इसका टारगेट होगा, तो उसी दौरान मैं आपको एक इसका जल्द से पार्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, जितना स्लो आप करेंगे तो वैसा ही इसका रिस्पॉन्स मैं भी रखूँगा। ठीक है ना, ये आपके ऊपर रखूँगा मैं। ठीक है, जितना जल्दी आप इसको अचीव करवा दोगे। बाकी देखिएगा, आपको जैसा कि अवगत होगा ही कि हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, पीजीटी हिंदी के लिए अगर अभी तक आप उसमें एनरोल नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द उसमें एनरोल हो जाइए। 1 जनवरी से आपके लिए इसकी क्लासेस शुरू करवा दूंगा मैं। ठीक है ना, जो शुरू के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इसमें छूट भी रहेगी। बाकी देखिएगा, जो इंटरेस्ट है तो अवश्य इसमें अपना पार्टिसिपेशन देना है। अगर आपको ज्वाइन करना है ये पीजीटी हिंदी का कोर्स, तो आप 8193121229 पे व्हाट्सएप करिए, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, रुकिएगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सिंपल सिंपल से आपको सीधे उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा विकल्प सी। जो वैदिक संस्कृत है ये प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो जो ऋग्वेद है यहाँ पर आपके वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा की नहीं है, तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा संस्कृत। बाकी जो मध्य भारतीय आर्य भाषा की भाषाएं हो जाएंगी, अपभ्रंश होगी, पाली हो जाएगी और प्राकृत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 4 अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है, तो सही विकल्प हो जाएगा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का काल रहा है। बाकी देखिएगा, जो एलटी टैट हो गया, एलटी कमीशन हो गया, या फिर पीजीटी हिंदी हो गया, इसके PYQ के नोट्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसके लिए भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपके लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 5, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो सही विकल्प हो जाएगा शौर सैनी से। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो जो डिंगल है ये आपके अपभ्रंश के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं, अभट्ट लाया जाता है, अभद्र लाया जाता है, देशभाषा लाया जाता है। अगला प्रश्न है 7, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, तो जो अपभ्रंश है ये आपकी वियोगात्मक भाषा होगी। अगला प्रश्न है 8, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से माना जाता है, 1000 ईस्वी से। डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, इसे देख लीजिए। संस्कृत में किसी शब्द के
कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो जो 9वें का सही विकल्प हो जाएगा 24, ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो ये बनते हैं 2, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। प्रश्न संख्या 11 है, संदेश राष्ट्र के रचयिता कौन हैं? तो जो अब्दुल रहमान होंगे ये संदेश राष्ट्र के रचयिता होंगे। तो जो आज की वीडियो है यहाँ पर हम कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 12, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगी भविष्यत कहा, ए सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 13, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? तो ये सरहप्पा हो जाएंगे, ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन होंगे? तो ये हेमचंद्र हो जाएंगे, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 15, पाहुण दोहा किसकी रचना है? तो ये राम सिंह की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 16, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो जो सरहप्पा है इनकी गणना होती है 84 सिद्धों में। अगला प्रश्न है 17, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो जो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें जो सही हो जाएगा तो देवसेन होंगे। जो देवसेन हैं ये सिद्धों के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी लुइपा, गोरक्षपा और सरहप्पा ये सिद्धों के अंतर्गत आते हैं और जो देवसेन हैं ये जैन आचार्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 18, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो 18 का सही विकल्प यहाँ पर चंदायन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19, हंस जवाहिर के रचयिता कौन होंगे? 19 का जो सही विकल्प हो जाएगा कासिम शाह। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको हर एक लेक्चर का PDF सेंड किया जाता है, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है उसकी मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको भविष्य में सारे PDF वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। पहले के भी हो जाएंगे और आगामी जो भी PDF होते हैं उसके भी आपको PDF वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको उसकी मेंबरशिप लेनी है, बहुत से मेंबर जुड़े भी हुए हैं उसके साथ। अगला प्रश्न देखिए 20, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा विनय पत्रिका ये अवधी भाषा की नहीं है, बाकी रामचरितमानस, पद्मावत और मधुमालती ये तीनों ही अवधी भाषा की रचनाएं हो जाएंगी। और जो विनय पत्रिका है ये किस भाषा की होगी? ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न देखिए 21, इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तो जो अनुराग बांसुरी है ये तुलसीदास की कृति नहीं हो जाएगी, बाकी कवितावली, गीतावली और दोहावली ये तुलसीदास जी की कृति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे सदल मिश्र। अगला प्रश्न है 23, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो जो 23 का सही विकल्प हो जाएगा आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है 24, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो जो सही विकल्प हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक माना जाता है एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न देखिएगा 25, राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो ये हो जाएगी भाषा योग वशिष्ठ, बी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है 26, 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? गद्य रचना याद रखिएगा, तो ये लिखी गई है ब्रज भाषा में, सी सही विकल्प। आगे है 27, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो ये थे संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर। अगला प्रश्न देखिएगा 28, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 28 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 करोड़ के आसपास। बाकी दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ भी जुड़िए। फ्री के वो दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके कोई चार्ज नहीं लगेंगे आपकी। अगला प्रश्न है 29, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो ये हो जाएंगी 18, सी सही विकल्प।
अगला प्रश्न है 30 इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा मगही। अगला प्रश्न है 31 इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो जो अवधि आती है तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो जो 32 का सही विकल्प हो जाएगा मारवाड़ी। बाकी देखिए मगही, भोजपुरी और मैथिली यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मारवाड़ी किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी की। अगला प्रश्न है 33 लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं अवधि के, तो सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? तो जो 34 का सही विकल्प हो जाएगा रीवा। जो रीवा है ये बघेली बोली का केंद्र माना जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए 35 इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो ये इटावा की नहीं होगी। बाकी मथुरा, आगरा और हाथरस की बोली हो जाएगी ब्रजभाषा। इटावा की पूछी जाएगी तो ये कन्नौजी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 36 इंदौर उज्जैन की बोली को क्या कहा जाता है या फिर इसका क्या नाम दिया जाता है? तो जो 36 का सही विकल्प हो जाएगा मालवी। इंदौर और उज्जैन में मालवी भाषा का प्रयोग किया जाता है या बोली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 37 नैनीताल के आसपास बोले जाने वाली बोली का क्या नाम है? तो ये हो जाएगी कुमाऊनी, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 38 भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? तो ये मानी गई है 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। फिर अगला प्रश्न देखिए 39 इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 39 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, ये सत्य नहीं होगा। बाकी जो सत्य होंगे, खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर में है, कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद और इटावा में है, मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन में है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है इसमें, इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो जो यहाँ पर असत्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, तो ये भोजपुरी के नहीं मैथिली के कवि माने जाते हैं। जो सत्य हो जाएंगे उन्हें भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, बिल्कुल सही है। हरियाणवी का एक अन्य नाम बांगरू भी है, ये भी सही हो जाएगा। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर में है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये गाजियाबाद हो जाएगा। बाकी अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर ये ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिलों की बात करते तो। अगला प्रश्न है 42 मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो जो 42 का सही विकल्प हो जाएगा खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है ये मानक हिंदी का मूल आधार मानी जाती है। इस अगला प्रश्न देखिए 43 क्या पूछा गया 43 में इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो जो असत्य युग्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प डी। जो केशवदास थे ये खड़ी बोली में रचना नहीं करते थे, ये करते थे आपके ब्रजभाषा में। बाकी जो मैथिली विद्यापति से संबंधित है सही होगा, बिहारी ब्रजभाषा से संबंधित होंगे सही है, तुलसीदास अवधि और ब्रज दोनों से संबंधित हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 44 देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो जो देवनागरी लिपि है यहाँ पर 52 वर्ण माने जाते हैं, तो 45 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 46 देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा वर्णनात्मक लिपि हो जाएगी। ठीक है ना, देवनागरी लिपि।
47 है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया गया था बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा। 47 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 48। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किया था, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत? तो जो 48 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 49। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था काका कालेलकर के द्वारा। तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है? हो गया छोटा। अगला प्रश्न देखिएगा 50। इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त होगा? तो जो उपयुक्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से माना जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए 51। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो ये हुआ था 1953 में। 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 52। इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? तो जो इसमें गुण नहीं होगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी। शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन या ध्वनियात्मकता, ये गुण नहीं है। बाकी जो गुण होंगे उसमें है उच्चारण और लेखन में एक रूपता, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव। देखिएगा, फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इनके पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए थे इनके सारे प्रश्नों को कलेक्ट करना है, देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न इससे पहले पूछे गए थे। अगर अभी तक आपके पास वो प्रश्न पत्र नहीं है तो आप हमारे माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन्हें आप परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही कम फीस उससे रखी गई है लेने के लिए। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8219312129, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे प्राप्त करिए और इनको साथ में रखकर आप तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छी, ठीक है ना। कोई भी परीक्षा हो मान रखिए उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर तैयारी करनी है, तभी आपको पता चलता है कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर उसे देख लेते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पर? मराठी जो भाषा है इसमें कौन सी लिपि को प्रयोग में लाया जाता है? मराठी भाषा की लिपि पूछी गई है। तो जो 53 का प्रश्न सही विकल्प हो जाएगा तो देवनागरी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मराठी है इसकी कौन सी लिपि होगी? तो हिंदी के समान इसकी लिपि भी देवनागरी ही होगी। अगला प्रश्न है 54। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? तो जो 54 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा के लिए, बाकी चाहिए, इसलिए, गए, ये सही वर्तनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 55। इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो जो ए है 31 ये अशुद्ध हो जाएगा, बाकी 49, 17 और 6 ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 56। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है वह क्या कहलाती है? ये कहलाती है राजभाषा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 57। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? तो ये क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। 57 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 58। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 351(1) में। अगला प्रश्न देखिए 59। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। चलिए ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित रखता हूँ कि आप सभी इसका उत्तर देंगे, कमेंट करेंगे। हाँ देखिए, आप लोग बड़े निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है, जो प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर नहीं देते हैं।
यहाँ पर आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि जितना आप सक्रिय रहेंगे, किसी प्रश्न का उत्तर पूछता हूँ तो देते रहते हैं अगर आप, तो आपके लिए भविष्य में ये प्रश्न याद हो जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो आपको उसका स्वयं को नुकसान होगा, अगर देंगे तो फ़ायदा भी आपको ही रहेगा। तो ये प्रश्न सिंपल सा है, प्रत्येक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को इसका उत्तर आना चाहिए, तो इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। आप बताइएगा कि 59 का सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 60, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो जो 60 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपभ्रंश से। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 61, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर पमचर्यू। किसकी रचना हो जाएगी ये, स्वयंभू की। अगला प्रश्न देखिए 62, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। तो ये हुआ है प्राकृत से। तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 63, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए 64, कौरबी का दूसरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिएगा 65, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो 65 का सही विकल्प हो जाएगा शौर सैनी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। अगला प्रश्न देखिए 66, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। ये हो जाएगा कौरवी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 67, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से इनमें से किसको स्थान नहीं दिया है। पहले भी जितनी वीडियोस बनाता था उसमें मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया था, तो फिर से बताऊंगा। देखिए जो मुंशी इंशाअल्लाह खां है इन्हें स्थान दिया है, सदर मिश्र को भी दिया है, लल्लू लाल को भी दिया है और सदासुख लाल को भी दिया है, ठीक है। परंतु जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है इन्हें नहीं दिया है। अगला प्रश्न देखिए 68, क्या पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा अर्धमागधी से। अगला प्रश्न है 69, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है तो वो कौन सा होगा, जयपुरी। अगला प्रश्न देखिएगा 70, इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा। तो जो 70 का असत्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। ये असत्य होगा क्योंकि देखिए जो भाषा का क्षेत्र बोली से बड़ा होता है, ना कि बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, ठीक है। जो सत्य होंगे उन्हें देख लेते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ये सत्य है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, सत्य होगा। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है, तो ये भी सत्य होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 70, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया। तो 71 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न पूछा गया है 72, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो जो ठीक नहीं होगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी। कैसे ठीक नहीं होगा ये देखिएगा, जो मुंशी सदासुख लाल है इनकी रचना नहीं होगी। रानी केतकी की कहानी ये किसकी रचना होगी फिर, तो ये इंशाअल्लाह खां की रचना हो जाएगी। बाकी राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग विशिष्ट है, सही होगा। सदर मिश्र की रचना नासी के तोपाख्यान है, ये भी सही होगा। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी। तो जो 73 का सही विकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है 74, इन गामन में छोरिन के पीहर ऐं, यह किस बोली का वाक्य होगा। तो ये हो जाएगा ब्रजभाषा का वाक्य। अगला प्रश्न देखिए 75, इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो उचित मेल नहीं होगा तो ये हो जाएगा मारवाड़ी
जो मारवाड़ी है ये छत्तीसगढ़ी की बोली नहीं होगी, किसकी होगी बोली, ये राजस्थानी की। बाकी जो सुमेलित होंगी यहाँ पर ब्रजभाषा खड़ी बोली से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अवधी और बघेली सही होंगे। भोजपुरी और मैथिली ये भी सही मिलान हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 76, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है। तो जो 76 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोंकणी। ये जो हिंदी का एक रूप नहीं होगा। बाकी हिंदी के जो रूप होंगे रेखता होगा, उर्दू होगा और हिंदुस्तानी भी होगा। अगला प्रश्न है 77, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो ये हुआ था 1955 में। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा 78, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो सही विकल्प हो जाएगा सी 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा 79, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। नहीं पूछा गया है यहाँ पर। तो जो सही विकल्प हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यह ख श्रेणी में नहीं क श्रेणी में आता है। बाकी पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ये ख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 80, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है। तो जो 80 का सही विकल्प हो जाएगा हिंदुस्तानी में। जो हिंदुस्तानी है इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है। बाकी ब्रजभाषा, हिंदी और अवधी में अत्यधिक शब्द होते हैं तत्सम के। अगला प्रश्न है 81, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है। तो ये हिंदवी हो जाएगा। ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 82, भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है। तो 82 का जो सही विकल्प हो जाएगा शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न देखिए 83, 84 सिद्धों में सबसे पहले कौन से सिद्ध आते हैं। तो ये आते हैं लुइपा। अगला प्रश्न देखिए 84, आजू हाँ गाय चरावनु गयो। क्या है आजू हाँ गाय चरावनु गयो। ये पंक्ति किस बोली की होगी। तो ये हो जाएगी ब्रजभाषा की। अगला है 85, इनमें से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएंगे श्याम सुंदर दास। अगला है 86, कीर्ति लता किस भाषा की रचना हो जाएगी। तो ये अवहट की रचना हो जाएगी। किसकी रचना हो जाएगी ये। तो ये प्रश्न भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, बताइएगा किसकी रचना होगी। चलिए छोड़ दो, मैं ही बता देता हूँ, विद्यापति की रचना हो जाएगी ये। अगला प्रश्न है 87, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है। तो ये बघेली हो जाएगी। ठीक है, 87 का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये बघेली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 88, 84 वैष्णवन की वार्ता के क्या है। ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये क्या है। तो ये ब्रजभाषा की गद्य रचना है। ठीक है, अगर पूछा जाए किसकी रचना हो जाएगी, जो विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोसाई नाथ जी, उनकी ये रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन होंगे। देखिए गोकुलनाथ जी मैंने बताया था, इनकी रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 90 अष्टयाम के रचयिता कौन होंगे। तो ये नावादास हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 91, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जो आर्य समाज थी इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी। तो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको फिर से बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, जल्द ही हम आपकी इसके समक्ष वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, इस कोर्स के लिए। तो आपको एक बार इसका पैम्पलेट भी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो हमारा पीजीटी हिंदी के लिए न्यू बैच बैठ रहा है ये 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8219312129 पे आप व्हाट्सएप करिए और इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए और प्राप्त करिए और इसमें एनरोल हो जाइए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं अब हम। तो देखिएगा प्रश्न संख्या है 92। इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है।
तो जो सुमेलित नहीं होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्रार्थना समाज, ये एनी बेसेंट से संबंधित नहीं होगा। बाकी जो सुमेलित होंगे यहाँ पर तो ये हो जाएंगे आर्य समाज दयानंद सरस्वती से संबंधित होगा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित होगा, और जो रामकृष्ण मिशन है ये विवेकानंद जी से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93, इनमें से क्या ठीक नहीं है? तो जो ठीक नहीं होगा तो विकल्प सी बुंदेली पूर्वी हिंदी से संबंधित नहीं होगी। बाकी जो मैथिली है बिहारी हिंदी से संबंधित होगी, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी से संबंधित होगी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी से संबंधित होगी। अगला प्रश्न है 94, क्या पूछा गया है इसमें? उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम है, हाँ किस बोली का सूचक होगा ये? तो पीछे ही मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया था जब ये पंक्ति मैंने पढ़ी थी। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखिए 95, इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? तो 95 का सही विकल्प हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है 96, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 96 का सही विकल्प 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही मेल कौन सा नहीं है? तो जो भोजपुरी लखनऊ से संबंधित नहीं होगा ये सही नहीं होगा। बाकी कन्नौजी इटावा से संबंधित होगी, ब्रजभाषा हाथरस से संबंधित होगी, बुंदेली झांसी से संबंधित होगी। अगला प्रश्न देखिएगा 98, रामायण किस भाषा में रचित है? तो ये संस्कृत में रचित होगा। सी सही, डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99, पाली किस धर्म की भाषा है? तो ये बौद्ध धर्म की भाषा हो जाएगी। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 100, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो ये था देश भाषा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुल 100 प्रश्नों को डिस्कस किया। ठीक है, हम यहाँ पर जो सीरीज चला रहे हैं 10,000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चला रहे हैं, उसी के अंतर्गत हमारा ये पार्ट 1 था और ये हमने यहाँ पर 100 प्रश्नों को डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं 100। ठीक है, अगर आप इनको नोट करते रहेंगे तो आपके लगभग 10,000 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 10,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक आपका स्वयं का तैयार हो जाएगा। बाकी जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे पेड मेंबर, जो हमारा पेड ग्रुप होगा टेलीग्राम का, उसकी मेंबरशिप लेकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।